नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हरियाणा एग्जाम बाय एग्जामपुर यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है शशांक कौरव और शुरुआत कर चुके हैं एक और बहुत ही शानदार से सेशन की। बढ़िया तरीके से सभी लोग जुड़ जाइए और बता दीजिए कि भैया ऑडियो भी क्लियर है, वीडियो भी क्लियर है, सब सही चल रहा है, कोई दिक्कत में प्रॉब्लम नहीं है। एक बार सभी बता दें जल्दी से, थोड़ा जूम कर दो। चलेगा। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। बैठ जाइए ज्योति जी, पेप्सी, वीके, सीसीसी हरियाणा, ठीक है, चलेगा, बहुत बढ़िया। क्लियर है सब कुछ? क्या बात। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, क्या बात, बढ़िया। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। क्लास हमारी चलती है रोजाना, जहां पर हम चर्चा करते हैं भैया क्या, जीके जीएस के वो तमाम क्वेश्चन जो कि आपके हरियाणा ग्रुप सी सीटी ग्रुप सी जो आपका होता है उसके मेंस एग्जाम के लिए और ग्रुप डी के एग्जाम के लिए जो हमारी क्लासेस यहाँ पर चल रही है। और आई होप आप लोगों को बढ़िया लग रही होंगी सेशंस, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। काफी सारे क्वेश्चन है, एक एक कर बाकी चर्चा करेंगे हम क्लास में ही। तैयार है सभी? तो एक बार जल्दी से थम्स अप कर दो भाई, और सभी लोग जो है वो बढ़िया तरीके से सेशन को शेयर कर दें। बहुत बढ़िया, श्री गणेश कर दें। चलिए, तो सभी का वेरी गुड मॉर्निंग और साथ में भैया राम राम। तो भैया देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या आता है। लिखा हुआ है, ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय निम्नलिखित में से कौन है? ए आर रहमान, ऋषभ मुखर्जी, सत्यजीत रे या फिर भानु अथैया। आपको बताना है कि ऑस्कर पुरस्कार सबसे पहले किसे मिला था। एक बार जल्दी से मुझे बता दें, फिर बढ़ते हैं आगे। और साथ में ये बताना कि कब मिला था, बताइए। बहुत बढ़िया, क्या लिख रहे हो भैया? डीडीडी। कब मिला था ये भी बता दो। यदि पूछा जाएगा कि भैया यहाँ पर जो है वो किसको मिला है सबसे पहले, तो याद रखिएगा सबसे पहले दिया गया भानु अथैया को। कब दिया गया? 1983, 1983 में भानु अथैया को 1983 में क्या दिया जाता है भैया? तो वो आपका दिया जाता है यहाँ पर ऑस्कर पुरस्कार। उसके बाद यदि हम बात करते हैं, बात आती है सत्यजीत रे। सत्यजीत रे को जो है वो 1992, 1992 में ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं रेसुल पुकुट्टी, रेसुल पुकुट्टी जो है इनको दिया जाता है 2008 में। 2008 में रेसुल पुकुट्टी हो गए, ए आर रहमान साहब हो गए, इनको भी 2008 में। और 2008 में ही दिया जाता है किसको? गुलजार साहब को। किसको मिलता है? गुलजार साहब को जो है वो यहाँ पर दिया जाता है। तो इनको आप ध्यान में रखिएगा। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आंसर करना फिर से, क्या होगा भाई? राइट आंसर लिखा है, मणिपुर की इंफाल घाटी कौन से शिल्प का एक महत्वपूर्ण केंद्र है? आंसर करेंगे, जल्दी करेंगे, बताएं। बहुत बढ़िया, सभी को करना है भैया। आंसर क्या होगा? राइट आंसर बताओ फटाफट। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, बैठ जाइए। चलिए, आपको बताना है भैया मणिपुर की इंफाल घाटी जो है वो किस प्रकार के शिल्प के लिए जो है वो फेमस है, किस प्रकार के शिल्प का जो है वो केंद्र है, आपको बताना है ना। चलेगा, आंसर करेंगे भाई। क्या लिखा है? तो देखो यहाँ पर बुट्टा, कोना, मिरिजमिस या फिर गोदना। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मणिपुर की इंफाल घाटी कोना शिल्प के लिए जो है वो फेमस है। इसको आप नोट कर लेना, है ना। बहुत ज्यादा गर्मी, नहीं तो आप बोलोगे सर जैकेट क्यों उतार दी। तो गर्मी बहुत ज्यादा है, इस लेवल पे है कि इतनी गर्मी तो गर्मी में नहीं होती जितनी ठंड में है, ठीक है। चलिए, तो ध्यान में रखिएगा मणिपुर की इंफाल घाटी। चलो नेक्स्ट आता है क्वेश्चन। क्या लिखा है? लिखा है, साल बाई की संधि किस वर्ष हुई थी? 1794, 99, 73 या फिर 1782। आंसर करेंगे, जल्दी करेंगे, फटाफट करेंगे, बताइए क्या होगा राइट आंसर, बताएं। बहुत बढ़िया, क्या लिख रहे हो भाई? 1782। चलेगा, सभी आंसर करेंगे। आपको बताना है साल बाई की संधि किस वर्ष हुई थी, बताना है आपको जल्दी से। साल बाई की संधि, है ना, और किसके बीच हुई थी ये बता दोगे तो और सोने पर सुहागा हो जाएगा, और कुछ नहीं। चलेगा, बताएंगे। 1782। टेंशन हो रही है, किस बात की टेंशन है जादू तुम्हें? वेरी गुड इवनिंग। 1782 बिल्कुल ठीक है। युद्ध बताओ कौन से युद्ध के बाद हुई थी? चलिए ध्यान रखिएगा, एक चीज मैं बता देता हूं कि भैया ये हुई थी आंग्ल मराठा युद्ध के बाद। कौन सा युद्ध था? आंग्ल मराठा। लेकिन कौन से नंबर का था वो तुम बताओगे। आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था और उस युद्ध के बाद हुई थी ये संधि। तो आपको बताना है कि ये कौन सा आंग्ल मराठा युद्ध था। तो भैया ये था प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध।
प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होता है, इसके तहत होती है भैया आपकी कौन सी, सालबाई की संधि। और ये कब होती है, तो ये होती है 17 मई 1782 को। कब होती है, 17 मई 1782 को होती है। और किसके बीच में होती है भैया, तो ये होती है वॉरेन हेस्टिंग्स और किसके बीच में होती है, तो वॉरेन हेस्टिंग्स और होती है भैया ये किसके बीच में, तो ये होती है अपनी किसके बीच में, महादजी शिंदे के बीच में। ठीक है, महादजी शिंदे के बीच में होती है, ध्यान, महादजी शिंदे जी के बीच में होती है, इसको आप ध्यान में रखना, सालबाई की संधि। समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अब बढ़ते हैं आगे, तो ध्यान रखना। अब देखो एक चीज ये भी आती है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध आखिर फिर हुआ कब था, तो 1775 से लेकर कब हुआ था भैया, तो 1775 से लेकर 1782 तक चलता है पहला आंग्ल मराठा युद्ध। ये आप यहां पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है सवाल, क्या लिखा है, लिखा है किस समाज सुधारक ने वर्ष 1896 में पूना में एक शैक्षिक संस्थान हेतु विधवा गृह की स्थापना करी थी। क्या बताओगे, जल्दी बता दो, फटाफट बता दो, क्या होगा राइट आंसर बता दीजिए। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। चलिए आंसर करेंगे, जल्दी करेंगे, फटाफट करेंगे, और सेशन को लाइक जरूर कर दिया करो मेरे दोस्त, है ना। तुम लोगों के लिए मैं स्पेशली क्लास लेने आता हूं, है ना, वरना मैं हरियाणा पर आपको पढ़ाते हुए दिखता नहीं हूं वैसे। चलेगा, आंसर करेंगे, क्या होगा राइट आंसर बताएं। तुक्का लगा रहे हो ए, कोई बात नहीं। मीटर, राखी, सीमा, पूनम, पेप्सी, जय गुज्जर। अच्छा, ये जो नाम रखा आपका जय गुज्जर और एक ये सिंपल गर्ल, तो ये माता पिता ने रखा है या फिर किसी और ने, मतलब आधार कार्ड में यही नाम लिखा है क्या, सिंपल गर्ल। ये ऑफिशियल मनीष, तुम्हारा ऑफिस कहां पर है मनीष, मतलब या तुम ऑफिस बनाने का काम करते हो, जैसे आप ऑफिशियल लिखते हो तो आप ऑफिस बनाने का काम करते हो क्या, क्या करते हो। एक ये जादू है, ये जादू वही वाला है जो ऋतिक रोशन की मूवी में था, ये कोई दूसरा वाला जादू है। एसएससी क्या लिखा, एसएससी नहीं, सच्ची हरियाणवी फनी वीडियो। तो फनी वीडियो भी क्लास देखती है या सिर्फ तुम ही देख पा रहे हो, ऐसा तुमको कुछ मिला हुआ है। सिंपल का उल्टा है जी, बताओ बताओ ये क्या है। अरे ये सही लिखा है मिस्टर रजत, तो नाम के मतलब बर्थ में जुड़ के ही आया था ये मिस्टर रजत या बाद में जोड़ा है। पीके, ये पीके तुमने पीके मूवी के बाद नाम रखा था या फिर बाद में रखा था बेटा, कैसे ऊट पड़ा, ये लर्नर है ना, दूसरों को दिखाना चाहते हैं कि हम लर्नर हैं। टेक्निकल हरियाणा, चल मतलब हरियाणा राज्य बाद में बना होगा, पहले तुमने अपना नाम हरियाणा लिख लिया होगा। चलो राम 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 राम। चले तो भैया आगे बढ़ते हैं, लेकिन ध्यान रखो अच्छे खासे नाम माता पिता ने रखे होंगे आप लोगों के, उसका वो करो, है ना। हाथ सबको लपेट दिए। चलिए ध्यान देंगे यहाँ पर क्या लिखा है भाई, देखो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं, लिखा हुआ है किस समाज सुधारक ने वर्ष 1896 में पूना में एक शैक्षिक संस्थान हेतु हिंदू विधवा गृह की स्थापना करी थी। तो वो किसने करी थी, तो ध्यान रखना धोधो केशव कर्वे ने करी थी। किसने करी थी, धोधो केशव कर्वे के द्वारा करी गई थी। बिल्कुल नोट कर लेना, सारी चीजें क्वेश्चन में लिखी है। धोधो केशव कर्वे क्या बनाया, हिंदू विधवा गृह कब बनाया, तो 1896 में बनाया था, उसके बाद सवाल नहीं आएगा। ठीक है, चलेगा आगे बढ़ेंगे भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा हुआ है क्या, लिखा है पोवाड़ा नृत्य किस राज्य की एक प्रदर्शन कला है, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान या केरला। आंसर कर दो, फटाफट कर दो, जल्दी कर दो, बताइए। और अपने रियल नेम के साथ आया करो, ठीक है, पता तो चले कौन पढ़ रहा है। चलेगा, क्या लिख रहे हो, महाराष्ट्र। पोवाड़ा नृत्य पूछा है भैया, पोवाड़ा नृत्य आपको कहां पर मिलने वाला है, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, केरल, कहां पर मिलेगा बताओ। पोवाड़ा, पोवाड़ा आपको बताना है भैया कहां पर मिलने वाला है। पोवाड़ा वहीं पर मिलेगा जहां लेजिम मिलेगा, जहां कोली मिलेगा। आंसर करो जल्दी से, क्या लिख रहे हो, बी और सी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। क्या लिख रहे हो, महाराष्ट्र, है ना, बिल्कुल सही है। ध्यान रखना पोवाड़ा नृत्य आपको कहां पर मिलता है भैया, महाराष्ट्र में मिलता है। लेकिन महाराष्ट्र में हमको और भी चीजें मिलती है, जैसे कि यदि हम महाराष्ट्र की बात करेंगे तो याद रखना कोली हो गया, कोली हो गया, लेजिम हो गया,
है ना, कोली हो गया, लेजिम हो गया, आपका यदि हम बोल रहे हैं लावनी हो गया, है ना, ये सब आपको कहां पर मिलने वाला है भैया, महाराष्ट्र जाना पड़ेगा। उसी की जगह यदि आप बात करोगे गुजरात की, तो गुजरात के लिए डांडिया हो गया, ठीक है, आपका गरबा हो गया, है ना, गरबा हो गया, डांडिया हो गया, ये आपको कहां पर मिलने वाले, गुजरात में मिलने वाले हैं। इसके अलावा भवई, देखो भवई का मैंने आपको बताया था, भवई आपको गुजरात में भी मिलता है, तो भवई आपको राजस्थान में भी मिलता है। उसका कारण है कि ये पड़ोसी राज्य है, तो कभी भी ये डांस हो गया, कल्चर हो गया, ये सीमाओं में नहीं बनता साहब, है ना, तो वो उसके बियॉन्ड भी चला जाता है और क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। थोड़ा सा हम देख लेते हैं राजस्थान के बारे में। राजस्थान जब जाएंगे तो घूमर हो गया, घूमर हो गया, चक्री हो गया, चक्री हो गया, ठीक है, आपका कौन सा हो गया भैया, गणगौर हो गया, गण गौर हो गया, और कौन सा हो गया, तो आप चले जाओ कहां पर, कालबेलिया चले जाओ। तो कालबेलिया नृत्य ये किससे संबंधित है भाई, राजस्थान से संबंधित है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यदि मैं आपसे बोलूंगा बताइए ओटम थुल्लाल कहाँ का है, ओटम थुल्लाल, ओटम थुल्लाल कहां पर मिलेगा, तो आप कहां जाओगे भाई, आप चले जाना केरल। इसके अलावा केरल में आपको शास्त्रीय नृत्य भी मिलता है, 8 शास्त्रीय नृत्य में से एक नृत्य आपको यहीं पर मिलेगा, कथकली, दूसरा भी मिलेगा मोहिनीअट्टम, आपको कहां पर मिलेगा, आपको जो है वो मिलने वाला है केरला में। समझ में आ गया, तो बढ़िया तरीके से इसको नोट कर लो और याद कर लो, राइट। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह है, जरा आंसर करना। लिखा है भारत में दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु कर्म उद्योग कौन सा है, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर या जिंक, बताएंगे क्या होगा राइट आंसर, बताएं। सभी आंसर करें, जल्दी करें, फटाफट करें, बताएंगे। बहुत बढ़िया, सभी आंसर कर दो भैया। क्या लिख रहा है, आयरन, दूसरा पूछा है, सभी आंसर करना, पहला नहीं पूछा, दूसरा पूछा है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। सभी आंसर करें, क्या होगा राइट आंसर, बताइए, सभी बताएंगे। क्या लिख रहे हो, आयरन, आयरन, बेटा दूसरा पूछा है, पहला नहीं पूछा, आप पहला बता रहे हो, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, एल्यूमिनियम। क्या बोला गया है, दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु कर्म उद्योग कौन सा है, तो भैया वो है आपका एल्यूमिनियम इंडस्ट्री। पहले पर आपको आयरन मिलेगी और दूसरे नंबर पर एल्यूमिनियम इंडस्ट्री जो है वो देखने को मिल जाएगी, ध्यान रखिएगा। तो अभी कंफ्यूज नहीं होने का विशेष ध्यान रखें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, क्या आता है भैया, द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज यू, राइट। शीर्षक पुस्तक के लेखक बताएंगे अनुपम खेर, अनु कपूर, अनिल कपूर और अमिताभ बच्चन। आंसर करेंगे, क्या होगा राइट आंसर, बहुत बढ़िया, सभी आंसर करेंगे, जल्दी करेंगे, बताएंगे। मेरा सही है सर जी, बहुत अच्छी बात है प्रीतम जी। चलिए सभी आंसर करेंगे। आपसे बोला गया द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज यू, बताएं। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, क्या बात है, ए आंसर कर रहे हो अनुपम साहब, क्या बात है। चलेगा, तो भैया इसका राइट आंसर क्या होगा यदि हम बात करेंगे, तो वो आपका होगा अनुपम खेर। द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज यू, ये किताब किसकी है, ये लिखी गई है भैया अनुपम खेर जी के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है, अनुपम खेर जी के द्वारा इस किताब को लिखा गया है, राइट। आगे बढ़ेंगे। भारतीय सेना ने गोवा को पुर्तगालियों से कब आजाद कराया और उसे केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया, 1967, 1961, 1969 या 1952, 1952, बताइए। सभी कर देंगे, क्या होगा राइट आंसर, बताएंगे, बताइए। आपसे बोला गया है कि गोवा को पुर्तगालियों से कब आजाद कराया गया था, बताएं जल्दी से। इसके लिए गोवा मुक्ति संग्राम किया गया। गोवा मुक्ति जो है वो यहाँ पर बोला चाहिए एक प्रकार से आक्रमण करने के लिए टैगलाइन जो है वो यहाँ पर लाई गई, ध्यान रखिएगा। पुर्तगाली लोग चाहे नहीं रहे थे कि भारत छोड़कर जाएं, हमको दबाव बनाना पड़ गया। ऐसे ही काम फ्रांस वाले कर रहे थे, फ्रांस भी 1954 में छोड़कर गया, मान ही नहीं रहा था, बोलता नहीं हमारा कब्जा है यहाँ पर। अरे हमारे देश के अंदर तुम्हारा कब्जा कैसे हो सकता है ना, हमको न छोटे मोटे आदमी है क्या, है ना। और एक डायलॉग आपने सुना होगा, कौन सी मूवी में है वो, मूवी में नहीं सीरियल में, हम कौन लल्लन जी कहाँ काम करते हैं, है ना, इस तरीके का आपने सुना होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, वो सब छोड़ो। यहाँ पर यदि हम बात करते हैं भारतीय सेना ने गोवा को पुर्तगालियों से कब आजाद कराया, तो ध्यान में रखिएगा भैया, कब आजाद कराया था आपका, तो वो करवाया था 1961 में। कब करवाया था, 1961 में करवाया था। और गोवा को एक राज्य का दर्जा कब मिला, तो राज्य का दर्जा मिला था 1987 में, और इसकी राजधानी बना दी गई थी पणजी।
याद रखिएगा। और भाषा बना दी गई थी कोकनी, वो भी आप ध्यान रखिएगा। पणजी को राजधानी, कोकनी को भाषा बना दिया गया। और ये पणजी कहां पर मिलती है भैया, तो मांडवी नदी के किनारे आपको जो है वो मिलता है, ये आप ध्यान रखिएगा। बात करेंगे किसकी, बात करेंगे गोवा की। तो आपसे बोला जाएगा बताइए गोवा जो है उसमें कितने डिस्ट्रिक्ट आपको मिलेंगे, कितने जिले आपको मिलते हैं गोवा में। तो 2 जिले मिलते हैं, एक है नॉर्थ गोवा और एक है साउथ गोवा। इसको आप ध्यान में रखिएगा। गोवा का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, बताओ गोवा का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, बताएं बताइए। गोवा का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, गोवा का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो याद रखिएगा गोवा का सबसे बड़ा जो शहर है वो है भैया वास्को द गामा। कौन सा है, वास्को द गामा, याद रखिएगा। गोवा में राज्यसभा की सीट भी आपको मिल जाती है। और गोवा में राज्यसभा की कितनी सीट है भैया, तो गोवा में राज्यसभा की 1 सीट है। और लोकसभा की कितनी है बताओ, राज्यसभा की 1 और लोकसभा की कितनी सीटें हैं, तो 2 सीट जो है वो आपको यहां पर मिलती है। कहां पर, गोवा में आपको देखने को मिल जाती है। समझ में आ गया, वेरी गुड। अब बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने के पहले आप सभी लोग दिव्य वैस से बखूबी वाकिफ हैं। आप सभी लोगों के लिए हरियाणा ग्रुप सी CTC के लिए जो आपका मेंस के लिए बैच आया वो आपका यहाँ पर आया हुआ है। जिन बच्चों ने एग्जाम कर लिया है वो मेंस के लिए एलिजिबल है। आप सभी लोग इस बैच से जुड़िए और दिव्यता प्राप्त करिए। दिव्य बैच आपके लिए आया हुआ है जहां पर आपको मिलती है लाइव क्लासेस की PDF, प्रीवियस ईयर पेपर्स, करंट अफेयर्स और हैंड रिटन नोट्स जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि अभी चल रहा है डिस्काउंट, और डिस्काउंट के लिए बस आपको कोड यूज करना है CET60 और आपको मिल जाता है सीधा 60% का डिस्काउंट। और आपको बैच मिलेगा मात्र 1499। ठीक है। MTS का बताओ सर, SSC MTS के लिए आया है प्रतिज्ञा बैच। ठीक है, वो भी आपको जो हमारा एप्लीकेशन उस पर मिल जाएगा। प्रतिज्ञा बैच आया हुआ है SSC MTS के लिए और वो 599 रुपए का। यदि आप कोड यूज करोगे MTS 70 तो 70% का डिस्काउंट आपको सीधा सीधा उसमें मिल रहा है। ठीक है, चलिएगा अब बढ़ते हैं आगे। ज्यादा जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, जनहित में जारी। चलिए बताना है आपको, गांधी जी ने कब करो या मरो का प्रसिद्ध भाषण दिया था, करो या मरो का नारा दिया था। आंसर करेंगे, क्या होगा राइट आंसर, बताएं। बहुत बढ़िया, सभी आंसर करेंगे, क्या होगा। देखो बाकी किसी को बैच से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, कौन सा बैच है नहीं है, तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर लो। या आप उतना मेहनत नहीं कर सकते तो आप एप्लीकेशन पे सर्च कर लो। उतना मेहनत नहीं कर सकते तो फिर नंबर ही एक ऑप्शन है, व्हाट्सएप कर लो, है ना। सब नंबर आपको स्क्रीन पर दिखते रहते हैं। चलेगा, आंसर करेंगे। सर कोई कोर्स फ्री में निकलवा दो। एक कोर्स चल रहा होगा और वो है मिशन वर्दी का GD। आई थिंक चल रहा होगा, मुझे कंफर्म नहीं पता, लेकिन चल रहा था। उसको ले लो, उसको पढ़ लो बढ़िया तरीके से। ठीक, क्या बोल रहे हो भैया, CCC क्या लिखा हुआ है, 8 अगस्त 1942 करो या मरो का प्रसिद्ध नारा बोला गया। जरा ध्यान देंगे, गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। मुझे आप ये बताओ, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था। पेप्सी नहीं बताएगी, बाकी सभी लोग बताएंगे, है ना। वैसे सबको पता होगा, इतने दिनों से तो मैं बता रहा हूं आपको। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था, कमेंट सेक्शन में लिख दो जल्दी से। वेरी गुड, मतलब मना करो तो सबसे पहले बताओगे, क्यों। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए ध्यान दीजिएगा, भारत छोड़ो का नारा दिया गया किसके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा नहीं दिया गया। किसके द्वारा दिया गया था, यूसुफ मेहर अली के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा, यूसुफ मेहर अली के द्वारा जो है वो दिया गया था। इसको आप नोट कर लीजिएगा। करो या मरो का नारा दिया था 8 अगस्त 1942। जब क्या हुआ था भैया, बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से शुरुआत हो जाती है। किसकी, बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से शुरुआत होती है भारत छोड़ो आंदोलन की, है ना। इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब जो 8 अगस्त को ये क्रांति चालू हुई थी, जिसे हम भारत छोड़ो के नाम से जानते हैं, अब इसे क्या कह दिया गया भैया, अब इसे हम जानते हैं अगस्त क्रांति के नाम से। ठीक है, अगस्त क्रांति के नाम से जो है वो जानते हैं, क्योंकि अगस्त के महीने में हुई थी। और ये जो ग्वालियर टैंक मैदान है, इसे हम जानते हैं अगस्त क्रांति मैदान के नाम से। किसके नाम से जानते हैं, अगस्त क्रांति मैदान के नाम से जानते हैं। वो भी आप ध्यान में रखना, अगस्त क्रांति मैदान के नाम से जानते हैं। क्लियर। अच्छा, दूसरी बात क्या है भैया, आपको यहां पर पता होना चाहिए साहब। मुझे आप ये बताओ, हम ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से किसे जानते हैं, ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से, कोई बताएगा। ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से किसे जानते हैं, बताइएगा। ग्रैंड ओल्ड लेडी, ग्रैंड ओल्ड
लेडी के नाम से किसे जानते हैं? तो ध्यान रखिएगा, ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से जाना जाता है अरुणा आसफ अली को, है ना। किसको जाना जाता है? अरुणा आसफ अली जी को जो है वो जाना जाता है। इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कौन है? दादा भाई नौरोजी। पूछा जाता है अगस्त क्रांति के दौरान या भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा किसने फहराया था? तो अरुणा आसफ अली जी ने जो है वो फहराया था। नोट कर लेना, समझ में आ गया? आगे बढ़ते चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लिखा है क्या? पूछा गया भारत के संविधान के कौन से भाग में देश के भीतर व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता का प्रावधान है? बताएंगे। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। बताइए जल्दी से क्या होगा राइट आंसर। तो कौन सा भाग है जिसमें भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार व्यवसाय की बात की गई है? बताएंगे। बहुत बढ़िया। मैडम भीकाजी कामाने साहब विदेश में पहली महिला थी जिन्होंने तिरंगा झंडा फहराया था, ठीक है। बहुत बढ़िया। क्या लिख रहे हो? ए 10 10वां भाग चलेगा। सभी आंसर करेंगे भैया। क्या होगा राइट आंसर? आपको मैंने ना भाग पढ़ाए हैं और आज मैं आपको उन भागों को फटाफट बताऊंगा क्योंकि भागों से आते हैं सवाल और अभी तक ऑलमोस्ट सभी जो है वो क्या कर रहे हैं? गलत बता रहे हैं, ठीक है। तो चलो एक बार मैं आपको भाग बताता हूं, आपको सब पता चल जाएगा। बस आप ध्यान रखना पूछा क्या गया। देखो संविधान में यदि हम बात करते हैं, मूल संविधान में कितने भाग थे? तो मूल संविधान में थे 20 भाग। अभी कितने हो गए? 25 हो गए क्योंकि संविधान में हुए हैं संशोधन। तो 3 नए भाग जो है वो जोड़े गए और एक भाग डिलीट भी किया गया, ठीक है। चलो ध्यान देंगे यहाँ पर। ये आपके संविधान के भाग लिखे हुए हैं, ये उससे संबंधित चीजें लिखी और ये लिखे आर्टिकल। संविधान के भाग 1 में क्या मिलता है आपको? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। हाँ जी, ये 22 है ना, 20 नहीं 22 है, ठीक है। 3 नए जुड़े हैं मैंने बताया। फिर यहाँ पर बात करेंगे संविधान के भाग 2 में यदि हम बात करते हैं तो किस चीज की बात की गई है? नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं और ये संविधान के कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 5 से 11 तक आपको मिलेंगे। संविधान के भाग 3 की बात करते हैं तो फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकारों की बात की गई है और ये आपके आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक मिलने वाले हैं। फिर हम आते हैं संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात की गई। आर्टिकल 36 to 51 यहाँ पर जो है वो बताया गया, याद रखिएगा, ठीक। फिर बात करते हैं संविधान के भाग 4A में मौलिक कर्तव्य दिए गए और 51 का में जो है आर्टिकल में इसकी बात करी गई है। फिर चलते हैं भाग 5 में संघ सरकार की बात की गई है ना, और आर्टिकल 52 से लेकर 51 तक आपको यहाँ पर मिलते हैं। हमारा अभी आंसर इसमें नहीं आया है ना, अभी आएगा थोड़ी देर बाद। देखिए फिर यहाँ पर बात करेंगे भाग 6 की। इसमें राज्य सरकारों की बात की गई। आर्टिकल 152 से लेकर 237 तक जो है वो आपको यहाँ पर आर्टिकल मिलते हैं। संविधान का भाग 7 कर दिया गया डिलीट। राज्यों से संबंधित पहली अनुसूची का भाग खा था और इसे क्या कर दिया गया? 1956 7वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसे डिलीट कर दिया गया। अब ये नहीं है। संविधान के भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र की बात की गई। आर्टिकल 239 से लेकर 242 तक है। संविधान के भाग 9 में पंचायतों की बात की गई। आर्टिकल 243 से लेकर आर्टिकल 243 तक जो है वो यहाँ पर दिया गया है। संविधान का भाग 9A नगर पालिका से संबंधित है। संविधान का भाग 9 भी सहकारी समिति या कोऑपरेटिव सोसाइटी से क्या है भैया? संबंधित है। अभी तक भी नहीं आया, राइट। फिर आता है संविधान का भाग 10 जो आप लोग आंसर कर रहे थे। ध्यान रखना, संविधान के भाग 10 में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र के बारे में प्रावधान दिया गया, राइट। संविधान का भाग 11 1 और 1 क्या होता है? 11। तो संघ और राज्यों के बीच में संबंध है ना, दो लोग मिलेंगे तभी संबंध बनेंगे, ठीक है। तो रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स की बात किसमें की गई है? भाग 11। भाग 12 में वित्त संपत्ति संविधाएं और वाद की बात जो है वो आपको यहाँ पर मिलती है। अब आता है हमारा आंसर और वो है भाग 13। क्या लिखा है भैया? भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता हमको भाग 13 में जो है इससे संबंधित आर्टिकल जो है वो आपको मिलते हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। भाग 14 संघ और राज्य के अधीन सेवाएं दी गई है। भाग 14 ये अधिकरण ट्रिब्यूनल दिए गए हैं। भाग 15 में इलेक्शन या निर्वाचन संबंधी प्रावधान है। भाग 16 में कुछ वर्गों से संबंधित विशेष उपबंध आपको जो है वो दिए गए हैं। भाग 17 में राजभाषा है ना, हिंदी हमारी राजभाषा होगी और लिपि देवनागरी होगी, वो इसी के अंतर्गत है। भाग 18 में बात करेंगे तो आपात उपबंध या इमरजेंसी प्रोविजन की बात करी गई है। भाग 19 में जो है वो मिसलेनियस या प्रकीर्ण की बात करी गई है। भाग 20 में संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करी गई है। फिर चलते हैं भाग 21 अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध जो है वो आपको यहाँ पर दिए गए और भाग 22 आता है लास्ट
संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और हिंदी में प्राधिकट पाठ और निरसन की बात करी गई है। समझ में आ गया? मैंने आपको पूरे 25 भागों के बारे में बता दिया है। ठीक है, चलेगा। अब बढ़ते हैं आगे, और इसका राइट आंसर मैंने बता दिया, क्या होगा? 13 होगा राइट आंसर, है ना। यहाँ पर क्या लगा लोगे आप? 13 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। चलिए, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन। क्या लिखा है भाई बताइए? पूछा गया है पेंसिल। पेंसिल किसके लिए एक संक्षिप्त शब्द है जो भारत सरकार द्वारा सितंबर 2017 में शुरू किया गया इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल है। बताएंगे। पेंसिल पोर्टल चालू किया गया, इसका फुल फॉर्म बताना है आपको। पेंसिल का जल्दी बताओ, फटाफट बताओ, पेंसिल का फुल फॉर्म क्या होने वाला है? पेंसिल का फुल फॉर्म बताएंगे क्या होने वाला है, बताइए। सभी बता दें पेंसिल का फुल फॉर्म क्या होने वाला है, बताइए। इसको लगा पेंसिल का फुल फॉर्म आपको जो है वो क्या करना है यहाँ पर बता देना भैया जल्दी से। बहुत बढ़िया। चलिए, तो भैया क्या होगा इसका फुल फॉर्म? तो ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी। क्या होने वाला है? ऑप्शन सी याद रखेंगे। प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव इन्फोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर, है ना। तो चाइल्ड लेबर के लिए इस प्लेटफॉर्म को जो है वो क्या किया गया है? डेवलप किया गया है, पेंसिल प्लेटफॉर्म। और पेंसिल का फुल फॉर्म क्या है? प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव इन्फोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर। याद कर लेना। और इसको कब लॉन्च किया गया? 2017 में इसे लॉन्च किया गया था, नोट करेंगे। ठीक है, चलेगा। आगे बढ़ते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या लिखा है बताइए? स्वच्छ नोट नीति की घोषणा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वर्ष में कब की गई? कौन से साल में की गई थी? 1992, 1999, 1995, 1997? 1997। बताइएगा क्या होगा राइट आंसर, बताएं। बहुत बढ़िया, सभी आंसर करेंगे। क्या होगा राइट आंसर? क्या लिख रहे हो भैया? 1992? इतना पुराना? बहुत बढ़िया, सभी आंसर करें, जल्दी करें। बहुत बढ़िया। क्या आप लिख रहे हो? 1997, 95? सर पीडीएफ मिल सकती है, चाहिए क्या? क्या करोगे पीडीएफ का? सब तो यहीं पढ़ लेते हो, सारा याद कर लेते हो। 1997। चलिए, एक आंसर सही आया, उसने भी डिलीट कर दिया, वेरी गुड। 2 आंसर सही आए, वेरी गुड। 3 आए, है ना। उसको लग रहा होगा कहीं मैं गलत तो नहीं दे रहा। भैया नहीं दे रहे थे आप गलत आंसर, जिसने डिलीट कर दिया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ध्यान रखिएगा, स्वच्छ नोट नीति। स्वच्छ नोट नीति क्या है ना भैया? नोटों को साफ सुथरा रखने के लिए यहाँ पर है, ध्यान रखिए, कटे फटे ना नोट, इसको रखने के लिए नीति बनाई गई थी सरकार के द्वारा, है ना। अच्छा, एक और नीति आई थी, आपने देखा होगा कि पहले नोटों पर स्टेपल किया रहता था, है ना। नोट को वो कड्डी बनाते थे और स्टेपलर लगा देते थे, तो बीच में 2-2 छेद मिलते थे हर नोट के। अब जब उतना छेद हो गया तो वो छेद बढ़ता जाएगा। लेकिन एक नियम आया साहब, और वो नियम आया था 2002 में। कब आया था? 2002 में आया था। और उस नियम के अकॉर्डिंग स्टेपल लगाने को मना कर दिया गया। ये सुझाव दिया गया कि स्टेपल मत करो, आप रबड़ लगाओ। इसलिए अब देखना क्या रहता है, कागज लगा रहेगा और रबड़ लगी रहती है, जिससे कि नोट खराब नहीं हो। और सरकार अब एक कदम और आगे चली गई है। अब क्या कर रही है सरकार? ला रही है डिजिटल करेंसी। क्या लेकर आ रही है? मैंने आपको शायद नोट बताए थे क्या? डिजिटल करेंसी आ रही है आपकी। यदि आपने नोट नहीं देखे तो मैं दिखा देता हूं, है ना। तो यहाँ पर क्या ला रही है सरकार? डिजिटल करेंसी लेकर आ रही है कि अब नोट वोट फटने का टेंशन खत्म। सारे नोट जो है वो अब आपके कहां पर होंगे भैया? मोबाइल में होंगे, है ना। तो एक बार देख लो, मैं तुमको दिखा देता हूं। देखना है कि नहीं देखना है? एक बार लिख दो। नहीं देखना तो नहीं दिखाएंगे, देखना होगा तो ही दिखाएंगे। बताओ जल्दी से, देखना है तुमको नोट? चलेगा, निकल जाते थे। नहीं देखे हैं? चलो दिखाता हूं, देखो, है ना। ये आपको दिख रहा होगा, ये है 10 रुपए का नोट। कितने का है? ये है 10 रुपए का नोट जो आपका आने वाला है। ठीक है, और दिखाते हैं। ये है 200 रुपए का नोट, दिख रहा है? उल्टा दिख, नहीं सही दिख रहा है। 200 रुपए का नोट, है ना। ये आपका है 100 रुपए का नोट। कितने का है? 100 रुपए का नोट। ये आपका है 2000 रुपए का पिंक कलर का नोट। पसंद है पिंक कलर? ठीक है, ये आपका 20 रुपए का नोट है। कितने का है? 20 रुपए का नोट है। और ये आपका है 500 रुपए का नोट। ठीक है, ये आपका 5 रुपए का नोट। और दिखाऊं? 50 रुपए का नोट। ये सब ले लो तुम लोग, ठीक है। और तो नहीं चाहिए? इतना सारा पैसा दे दिया मैंने आपको,
ठीक है, ये तो डॉलर की तरह है। ठीक, तो अभी आपके नोट खराब नहीं होंगे, अब आपके जितने भी चेंज पैसे वो आपके मोबाइल में ही रहने वाले हैं, है ना। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सरकार बहुत कुछ विचार कर रही है भैया आप लोगों के लिए, आप ये मत समझा करो सरकार कुछ नहीं सोचती। साइमन आयोग के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान लगी चोटों से किसकी मृत्यु हो गई थी? आंसर करेंगे, जल्दी करेंगे, फटाफट करेंगे। सर जी ये नोट सेंड कर दो, कर तो दिए, दे तो दिए, तुम सबको इतने नोट दे दिए, बताओ इतने बच्चों को मैं इतना पैसा दे दूंगा तो हो गया फिर, है ना। और ऐसा सिस्टम आएगा कि जैसे कोई आपसे बोल रहा 5 रुपए दे दो तो आप उसको 5 का नोट ऑनलाइन दे सकते हो, सीधा 5 का नोट उसके पास चला जाएगा और उसको देखेगा कि ये 5 का नोट आया है, समझ रहे हो, इस तरीके का सिस्टम रहेगा। मतलब आपके पास चेंज पैसे भी रहेंगे, और चेंज पैसे नहीं है तो किसी से ले लो। चलिए क्या आंसर कर रहे हैं भैया, बहुत बढ़िया। तो क्या होगा राइट आंसर, आपको पता है भैया, यहाँ पर पता है साइमन कमीशन भारत आता है 1928 में। ये आता क्यों है भारत, इसको आने की जरूरत क्या थी, तो आपको पता होगा साहब 1919 भारत सरकार का एक अधिनियम आया था। भारत सरकार मतलब ब्रिटिश सरकार का, भारत सरकार का नहीं आया था, भारत पर तो ये शासन कर रहे थे। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म बिल आया था, और ये बिल आया था 1919 में। बहुत सारे इसमें प्रावधान थे जिसका विरोध भी हो रहा था। फाइनली ये बोला गया कि हम 10 साल बाद एक कमीशन भारत भेजेंगे, वो कमीशन जो है वो देखेगा कि ये अधिनियम सही है या नहीं, इसमें जो भी सुधार की जरूरत है वो उसको समाप्त कर देगा या सुधार कर देगा। अब ये कमीशन भारत आता है सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में आता है? सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में भारत आता है। अब जब ये सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में भारत आता है, इसमें कोई भी व्यक्ति, सारे जो है वो गोरे रहते हैं, मतलब सारे के सारे अंग्रेज रहते हैं, और इसका विरोध होता है कि जब तुमको नियम कानून हमारे लिए बनाना है तो भैया हमारे लोगों को इसमें रखो। तो इसके विरोध में लाला लाजपत राय जो है वो पूरा खेमा निकलता है साहब यहाँ पर, किस चीज के लिए, इसका विरोध करने के लिए। और उसी दौरान क्या होता है भैया, लाला लाजपत राय की को सर पर जो है वो डंडा मार दिया जाता है और उनका हत्या कर दी जाती है, उनका निधन हो जाता है, ध्यान में रखिएगा, समझ रहे। इसी का विरोध करने के लिए लाहौर षड्यंत्र केस रचा जाता है, किसके द्वारा, आप देखोगे भगत सिंह और उनके साथियों के द्वारा, और वो जेपी सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर देते हैं, है ना, ध्यान रखना। अच्छा, लाला लाजपत राय की बात करते हैं भैया, ये गरम दल के नेता थे, आपको बहुत अच्छे से जो है वो पता होना चाहिए। आपसे बोला जाएगा बताइए साइमन गो बैक का नारा किसने दिया, तो आप बहुत अच्छे से जानते हो साइमन गो बैक का नारा कौन दिया था भाई, है ना। ये आपसे पूछा जाता है साइमन गो बैक का नारा किसने दिया था, तो ये दिया था किसने, यूसुफ मेहर अली साहब ने। किसने दिया था? यूसुफ मेहर अली साहब ने दिया था, याद रखना। लाला लाजपत राय जिसे हम पंजाब केसरी के नाम से भी जो है वो जानते हैं, इनको आप ध्यान में रखेंगे। समझ में आ गया, कोई दिक्कत में प्रॉब्लम? चलिए आगे बढ़ते हैं, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या लिखा है अभी? लिखा है बॉय टेल्स ऑफ चाइल्डहुड। ये किसकी आत्मकथात्मक पुस्तक है? मार्क ट्वेन, रोल्ड डाहल, लुइस कैरोल या रस्किन बॉन्ड? आंसर करो, जल्दी करो, बताइएगा। चलिए सभी आंसर करेंगे, क्या होगा राइट आंसर, बताएं किसकी ऑटोबायोग्राफी है साहब ये, आंसर करो। क्या लिख रहे हो भाई? बहुत बढ़िया, चलेगा, आंसर करेंगे, जल्दी करेंगे, फटाफट करेंगे, बताएंगे क्या लिख रहे हैं, आंसर करें, गलत करो कोई दिक्कत नहीं है। रस्किन बॉन्ड, क्योंकि मुझे पता है आपको उसका नाम पता है इसलिए बार बार सुनते हैं। बी और सी, मैं तो रस्किन बॉन्ड का नाम ही जानता हूं, मुझे पता था। चलिए ध्यान दीजिएगा भैया, इसका राइट आंसर होगा रोनाल्ड डाहल। क्या होगा? रोनाल्ड डाहल, इसको आप ध्यान रखिएगा, इनकी ऑटोबायोग्राफी है बॉय टेल्स ऑफ चाइल्डहुड, ठीक है, इसको आप ध्यान रखना। अच्छा मैं तुमसे बोलूंगा बताइए एपीजे अब्दुल कलाम साहब की ऑटोबायोग्राफी का नाम, तो तुम क्या बोलोगे? यदि मैं बोलूंगा एपीजे अब्दुल कलाम साहब की ऑटोबायोग्राफी बता दो, तो तुम क्या बोलोगे? बताओ क्या बोलोगे? आप बोलेंगे विंग्स ऑफ फायर, अग्नि की उड़ान। क्या होगा? विंग्स ऑफ फायर, अग्नि की उड़ान जो है वो इनकी क्या है? ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है। यदि मैं तुमसे बोलूंगा बताइए हिटलर की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? हिटलर की ऑटोबायोग्राफी पूछूंगा तो तुम क्या बोलोगे? तुम बोलना मीन काम्फ। क्या है? मीन काम्फ जो है वो हिटलर की क्या है? ऑटोबायोग्राफी है, नोट कर लेना, ठीक है। अच्छा मैं तुमसे बोलूंगा बताइए ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर, है ना, ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर, ये किताब किसकी है? ड्रीम्स
फ्रॉम माय फादर, ये किताब किसकी है? ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर, बताइए ये किताब का नाम बता दो कि ये किसकी है, तो फिर अपन आगे बढ़ेंगे। बताएं किसकी किताब? बराक ओबामा। क्या बात है, बहुत बढ़िया, जिसने भी आंसर दिया है। किसकी है भैया? बराक ओबामा, है ना। हमारे यहाँ एक व्यक्ति है जिनसे ओबामा कहते नहीं बनती, है ना, वो बोलते हैं ओमावा, है ना, ओमावा ओमावा करेंगे, ओबामा नहीं बोलते, पता नहीं क्यों, या तो बनते होंगे या बनता नहीं होगा बोलते। ठीक है, अच्छा मैं तुमसे बोलूंगा अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है, तो तुम क्या बोलोगे? अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? बताएं। अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, आजादी की लंबी यात्रा। 18 साल तक जेल में रहते हैं साहब नेल्सन मंडेला, और उसके बाद जेल से बाहर निकलकर साउथ अफ्रीका के पहले श्वेत राष्ट्रपति भी बनते हैं। बताएंगे क्या होगा? नेल्सन मंडेला, ध्यान रखिएगा, है ना, क्या होगा? नेल्सन मंडेला जो है वो इनका नाम है, नोट कर लेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। लिखा है राठवानी घेर, क्या लिखा है? राठवानी घेर गुजरात की राठवा जनजाति द्वारा किसके अवसर पर किया जाने वाला एक नृत्य है? आंसर कर दो, जल्दी कर दो, बताएंगे। वेरी गुड वेरी गुड, सभी आंसर करेंगे, सभी कर दो, फटाफट कर दो, क्या होगा राइट आंसर? बताइए, फटाफट बता दें, जल्दी बता दें। आपसे बोला गया राठवानी घेर, ये लोक नृत्य कब किया जाता? होली, कोशिश करो भैया, किसके साथ? होली, बीबीबी, वेरी गुड, हेलो, लो पूरा नाम नहीं लिख रहा हो, होली को हेलो कर दिया, बहुत बढ़िया। बी और डी आंसर कर रहा, मतलब मकर संक्रांति और जन्माष्टमी। चलिए, और कुछ लोगों का आंसर है होली। तो ध्यान रखना, राठवानी घेर गुजरात की राठवा जनजाति करती है, और ये करती है भैया किसके समय पर? तो ये त्योहार होता है होली का त्योहार। कब मनाया जाता है? हिंदू कैलेंडर के अनुसार होली का त्योहार कब पड़ता है आपका? बताओ, होली का त्योहार कब पड़ता है आपका? तो ध्यान रखिएगा, यदि आप हिंदू कैलेंडर को उठाकर देखोगे तो भैया आखिरी जो है वो यहाँ पर आखिरी महीना होता है, जिसे हम फाल्गुन का महीना कहते हैं, और उसी के बाद चालू हो जाता है चैत्र, मतलब पहला महीना हिंदू नववर्ष के हिसाब से, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, याद है कि नहीं? चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, पौष, माघ, फाल्गुन। चलेगा, ध्यान रखेंगे भाई। क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा बांध मध्य प्रदेश में स्थित है? कोयना, तवा, ईसापुर या उज्जैनी बांध? सभी आंसर कर दो, फटाफट कर दो, क्या होगा राइट आंसर बता दो। कौन सा बांध मध्य प्रदेश में आपको मिलने वाला है? मध्य प्रदेश में बताइए, बैतूल के पास। एक महीना जेठ का आता है, जेठ का नहीं आता, ज्येष्ठ का आता है ना, उसको जेठ बोलते हैं, ज्येष्ठ का आता है, ज्येष्ठ का महीना होता है। तुम बड़े खुश हो गए जेठ के नाम पर। चलेगा, आंसर करेंगे, जल्दी करेंगे, बताएंगे जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो क्या होने वाला भैया? वो है आपका तवा। क्या होगा? तवा बांध, याद रखिएगा। तवा बांध आपको कहां पर मिलेगा? एक गिरडल लिख दिया यहाँ पर, ध्यान रखना। कौन सा बांध है ये? तवा बांध। तभी तवा नदी पर जो है वो आपको देखने को मिल जाता है। कहां पर मिलेगा? मध्य प्रदेश में आपको मिलेगा, राइट। चलो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। क्या लिखा भाई? लिखा है कौन सा बेसिन का लगभग 50% भाग महाराष्ट्र में स्थित है? कावेरी, महानदी, गोदावरी या नर्मदा? आंसर कर दो, फटाफट कर दो, जल्दी कर दो, बताइएगा क्या होगा राइट आंसर, जल्दी बताएं। आपको बताना है कौन से बेसिन का लगभग 50% भाग महाराष्ट्र में स्थित है। लगभग 50, ये 49% के आसपास है, 48.6% आपको मिलता है। चलो आंसर करो भैया, जल्दी से बताइए। महाराष्ट्र, ठीक है, कहां कहां पर मिलेगा? महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो कौन सा हो गया? महाराष्ट्र हो गया, तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, और कौन सा हो गया भैया? ओडिशा हो गया। कौन सा हो गया? ओडिशा हो गया। इन सभी राज्यों से ये नदी जो है वो होकर बहती है। तो क्या करोगे तुम? आंसर बताइए, क्या लिख रहे हो?
बहुत बढ़िया। क्या होगा भैया? गोदावरी। क्या होने वाला? ऑप्शन सी गोदावरी। याद रखिएगा। तो गोदावरी बेसिन का लगभग 50% भाग महाराष्ट्र में स्थित है। कहां पर स्थित है? महाराष्ट्र में आपको जो है वो देखने को मिल जाएगा। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, कहां जाती है? बे ऑफ बंगाल में जो है वो जाती है, सबसे बड़ी नदी है, इसको आप ध्यान रखिएगा। पूछा जाएगा, बताइए प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो तुम क्या बोलोगे? प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी का नाम बताओ। क्या बताओगे? बताइए, बताओ जल्दी से। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी का नाम पूछ रहा हूं मैं तुमसे। हाँ जी, प्रायद्वीप मतलब तीन ओर से पानी से घिरा हुआ स्थान। तो हम नीचे जो हमारा साउथ इंडिया है ना, वो हम मानते हैं कि वो प्रायद्वीप है। राइट, बहुत बढ़िया। कृष्णा, दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो भैया वो है कृष्णा नदी। कौन सी है? कृष्णा नदी है। इसको भी आप नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन क्या बनता है? लिखा है, पंडित मदन मोहन मालवीय को कौन से नारे को लोकप्रिय बनाने का श्रेय जाता है? इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते, जय जवान जय किसान, या वंदे मातरम? आंसर करेंगे मदन मोहन मालवीय जी। आंसर करेंगे। पूछा जाता है, बताइए महामना की उपाधि किसे मिली थी? है ना, राम 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 राम। बैठ जाओ भाई, कल के लिए आप जल्दी आ गए हो। ध्यान रखना, इनको मिली थी किसकी उपाधि? महामना की उपाधि। महामना मदन मोहन मालवीय जी के नाम से जो है वो इन्हें पूरा जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहे। अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना की, है ना। अखिल भारतीय हिंदू महासभा, अखिल भारतीय हिंदू महासभा, अखिल भारतीय हिंदू महासभा, हिंदू महासभा। ठीक है, याद रखेगा। और इन्होंने कौन से नारे को लोकप्रिय बनाया? वो था सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा विजय होती है। ठीक है, याद रखिए। बिल्कुल बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की भी नींव रखी, याद रखेंगे। ठीक है, तो सत्यमेव जयते के नारे को क्या किया इन्होंने? लोकप्रिय बनाया। ध्यान रखना। ठीक, चलिए तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। और जाते जाते आपको फिर से बता दूं, जो बच्चे नए, ध्यान रखिएगा, आप सभी लोगों के लिए हरियाणा सीईटी ग्रुप सी मेंस के लिए आया हुआ है दिव्य बैच। आप इस बैच में जरूर जुड़े, है ना। ये बैच आपको सीईटी 60 कोड का यदि आप यूज करते तो मात्र 1499 रुपए में उपलब्ध है। ठीक है, तो आज के सेशन को इतना ही करते हैं। रोजाना हम मिलते हैं कितने बजे? रोजाना हम मिलते हैं शाम को 7 बजे। 7 बजे वाली इस क्लास को किसी भी दिन मिस ना करें। बढ़िया तरीके से पढ़ाई करें, जीवन में आगे बढ़े, है ना, इसी तरीके से पढ़ते रहे। चलिए तो आज के सेशन को समाप्त करते हैं। सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मुझे आप जरूर बताइएगा। ठीक है, क्या बोल रहे हो? आते ही दिव्या, बेटा तुम बड़े लेट आए हो, समय पर आना था तुमको, है ना। समय पर आया करो। 7 बजे की क्लास है तो 7 बजे उपस्थित जरूर रहे। राइट, चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, जय हिंद, गुड नाइट, थैंक यू।